तो यार आज हम बात करेंगे लोगोथेरेपी के बारे में, जो कि विक्टर फ्रैंकल ने डेवलप की थी। तो यार इस थेरेपी का जो मेन पर्पस है वो ये है कि टू हेल्प पीपल टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। तो यार विक्टर फ्रैंकल का ये मानना था ह्यूमन ब्रेन कैन सर्वाइव एनीथिंग इफ इट हैज़ मीनिंग इन लाइफ। तो उससे पहले यार हम डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोथेरेपी और साइकोथेरेपी होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो साइकोथेरेपी जो होती है एक टॉक थेरेपी होती है, जिसमें थेरेपिस्ट आपकी प्रॉब्लम को सुनता है और उसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है या कुछ मेथड सजेस्ट करता है जिनके थ्रू आप अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यार राइट नाउ हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ थेरेपीज़ हैं, पर हर थेरेपी ने कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करी है टू अंडरस्टैंड आवर ब्रेन एट ए डीपर लेवल। तो यार कुछ थेरेपीज़ हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर थी, लाइक फॉर एग्जांपल साइको एनालिसिस, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। उनका ये साइको एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो ह्यूजली बेस्ड था प्लेजर एंड पेन के बेसिस पे या पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेसिस पे। उनका ये मानना था कि हम कोई भी काम जो करते हैं उसके दो ही रीज़न होते हैं, या तो प्लेजर या पेन। लाइक हम पेन को अवॉइड करने के लिए कोई काम करते हैं या फिर हमें प्लेजर चाहिए होता है, उसके लिए हम वो काम करते हैं। तो यार ये जो प्लेजर और पेन वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंस्टिंक्टिव कॉन्सेप्ट है। लाइक आपको इंस्टेंटेनियस जो अर्ज आ रही है आपको वही करना है। जो सिगमंड फ्रॉइड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था या जो मेथड्स डेवलप दिए किए थे वो इस बेसिस पे थे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। हम जो इंस्टेंटेनियस प्लेजर होता है उसे अवॉइड करने लगते हैं, या फिर इंस्टेंटेनियसली जो हमें पेन मिल रहा होता है हम उसे सहने लगते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म में कुछ अचीव कर सकें। तो यार सिगमंड फ्रॉइड ने ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्योरीज पहला स्कूल खोला था, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इन वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो इस सिटी ने लाइक ह्यूजली कंट्रीब्यूट किया है साइकोलॉजी में डिस्कवरीज के लिए या फिर डिफरेंट थेरेपीज जो भी डेवलप हुई उनमें। और उसके बाद फिर अल्फ्रेड एडलर आए और उन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी नाम से कुछ मेथड्स डेवलप किए और उनका बेसिस था कि ह्यूमन नेचर जो है उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम कोई भी डिफरेंट नई स्किल या टैलेंट जो सीख रहे हैं वो हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से सीख रहे हैं। हमें डर है कि कोई हमसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा, कोई हमसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, और वही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए। फॉर एग्जाम्पल हम किसी कम्युनिटी का हिस्सा इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि अगर हम अकेले रहेंगे तो हमें हमेशा डर रहेगा कि एक इन्फीरियरिटी लगेगी हमें। वहीं जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं तो वो इन्फीरियरनेस ख़त्म हो जाती है हमारी। इसीलिए लाइक अगर आप आज की जनरेशन में देखोगे तो हर कोई एक ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है ताकि वो इन्फीरियरिटी को कम कर पाए अपनी और डोमिनेंट फील कर सके। तो उनकी ये थ्योरी भी थी कि ह्यूमन ब्रेन वर्क्स ऑन विल फॉर पावर, एंड ही डेवलप्ड सेकंड स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी इन वियना। और उसके बाद विक्टर फ्रैंकल आए और उनका मानना ये था कि ये जो थेरेपीज और मेथड्स सिगमंड फ्रॉइड या अल्फ्रेड एडलर ने दिए हैं वो अब वैलिड नहीं है, क्योंकि अब हम इवोल्यूशन की वो स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पे हम सर्वाइवल के लिए जीते थे। नाउ देर इज़ मोर टू लाइफ। उन्होंने जो मेथड्स क्रिएट करे उनका बेसिस रखा मीनिंग टू लाइफ, कि अगर किसी इंसान के पास मीनिंग है लाइफ में तो वो कुछ भी कर सकता है। लाइक वो किसी भी एडवर्सिटी वाली कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है। वो खुद भी कंसंट्रेशन कैंप में रहकर आए थे 3 साल, जो नाजीज का कंसंट्रेशन कैंप था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। और उन्होंने ये पाया कि जो जितने भी कैदी थे जो सर्वाइव कर पाए उनका कुछ ना कुछ हायर पर्पस था, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग था कि उन्हें कोई ना कोई काम करना था उसके बाद में। तो फॉर एग्जांपल विक्टर फ्रैंकल एक किताब लिख रहे थे कंसंट्रेशन कैंप में जाने से पहले। तो जब उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया तो उनकी वो किताब उनसे ले ली गई और जला दी गई। तो फॉर 3.5 ईयर्स वो यही सोच रहे थे कि जब मैं कंसंट्रेशन कैंप से निकलूंगा तो मैं अपनी बुक कंप्लीट करूंगा। तो उन्होंने बाकी कैदियों में भी यही चीज़ देखी कि जिनको कुछ ना कुछ करना था बाद में वही लोग कंसंट्रेशन कैंप में सरवाइव कर पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हायर पर्पस और मीनिंग इन लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ या आप भगवान में बहुत ज़्यादा मानने लगो। उनका ये कहना था कि आप अपने काम से भी बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हो। तो यार लोगोथेरेपी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और मॉडर्नाइज हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था, अगर किसी को भी कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो इंसान 2 से 3 महीने एक ही प्रोडक्ट बनाने में लगा देता था। लाइक वो हर उस प्रोडक्ट के जितने भी अगर 10 स्टेप्स हैं तो एटलीस्ट 4 या 5 स्टेप्स वो खुद अकेले ही कर रहा है। पर अब क्या हो रहा है कि जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है
तो तब से क्या हुआ है, एफिशिएंसी एंड स्पीड बहुत मैटर करने लगी है। अब क्या हो रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाने में 10 डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगती हैं, तो हर चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज पर्सन है। तो यार जब हर चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज पर्सन होता है तो काम की इफ़िशिएंसी तो बढ़ जाती है, पर क्या होता है, वो एक इंसान का जो होता है कि ये प्रोडक्ट तो मैंने बनाया है, वो चीज़ ख़त्म होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले देखें, अगर मान लो अगर हमें कार बनानी है, तो उस कार को बनाने के लिए लाइक 5 to 6 लोग लग रहे हैं और वो 4 मंथ ले जा रहे हैं या 5 मंथ ले रहे हैं उस कार को बनाने में। पर वहीं आज क्या हो रहा है कि एक दिन में ही 100 कार बन रही हैं, है ना? तो अगर एक दिन में 100 कार बन रही हैं तो हर इंसान का एक पर्टिकुलर वर्क है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान का काम है कि उस कार को पेंट करना है, तो वो पूरे दिन 100 कारों को पेंट ही कर रहा है। और जब वो ऐसा होता है, बार-बार, रोज़-रोज़ होता है, लाइक फॉर मंथ्स, फॉर इयर्स, तो जब ऐसा होता है तो इंसान का पर्पस जो है वो खत्म होने लगता है। लाइक जब वो उस इंडस्ट्री में आया था तो उसके दिमाग में ये था कि वो एक कार पे वर्क करेगा, लाइक हिज फाइनल प्रोडक्ट विल बी ए कार। बट नाउ ही इज जस्ट वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर थिंग कि उसे सिर्फ पेंट ही करना है। तो जब ऐसा होता है तो इंसान मीनिंगलेस फील करने लगता है कि यार ये तो बहुत रिपीटेशन वाला वर्क हो रहा है। तो यार जब ऐसा होता है तो यू मे एंड अप फ्रस्ट्रेटेड। और इसी चीज़ को यार बर्नआउट सिंड्रोम भी बोलते हैं, जो कि लाइक विक्टर फ्रैंकल ने काफ़ी पहले भी बताया था, पर उन्होंने कोई टर्म कॉइन नहीं की थी। बाद में लोगों ने जब रिसर्च करी तो उन्होंने इसको बर्नआउट सिंड्रोम का नाम दिया। तो यार विक्टर फ्रैंकल क्रिएटेड थर्ड स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी इन वियना, जो कि लोगोथेरेपी पे बेस्ड था। तो यार वियना ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल रिसर्च में। लाइक सम ऑफ द मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोथेरेपी केम इन वर्ल्ड थ्रू द सिटी ऑफ वियना। तो यार अब थोड़ी विक्टर फ्रैंकल के बारे में बात कर लेते हैं। विक्टर फ्रैंकल जो है थे वो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने लाइक अपने लाइफ टाइम में लाइक 46 बुक्स लिखी। तो यार उनकी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। लाइक वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखी है, जो कि उनके कंसंट्रेशन कैंप में एक्सपीरियंस थे। और लाइक बेसिकली लोगोथेरेपी के बारे में उन्होंने उसमें काफ़ी लिखा है। और यार वो यूएसए की टॉप 10 इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से एक है। तो यार जब इस बुक का फर्स्ट एडिशन आया था तो उसमें ऑथर का नाम नहीं था, क्योंकि विक्टर फ्रैंकल चाहते थे कि वो अपना नाम ना लिखें ताकि वो और अच्छी तरह से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ। यार एक प्रॉपर एग्जांपल है, जब आप अपने वर्क की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हो तो आप अपनी क्रेडिट के बारे में भी नहीं सोचते। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप कहोगे तो मैं हर टॉपिक पे एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। वैसे आज हमने लाइक एक ओवरव्यू ले लिया है साइकोथेरेपी का, और लोगोथेरेपी के बारे में, के फाउंडर के बारे में काफ़ी बात कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।